ओके बस वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रुबीना ताहिर प्रोफेसर रुबीना ताहिर मौजूद हैं और ये वो प्रोफेसर हैं जो शायद पाकिस्तान में बहुत ही कहना चाहिए ना, वो चंद प्रोफेसर जो बहुत यंग एज में प्रोफेसर बन गए हैं, उनमें से एक हैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम जो टॉपिक है जिस पे बात कर रहे हैं वो है वो चेंजेस जो प्रेगनेंसी के दौरान आपके वेट, आपके स्किन और आपके बालों से रिलेटेड होती हैं, आप में आ जाती हैं और हमारी खवातीन परेशान हो जाती हैं। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन, एक प्रेगनेंसी में कितना एवरेज वेट गेन होना चाहिए? एक अगर मेरे जैसी खातून है, एक नॉर्मल वेट के साथ, ना मैं अंडर वेट हूँ ना मैं ओवर वेट हूँ, तो नॉर्मल वेट के साथ कितना वेट गेन होना चाहिए? 7 to 12 kg, इससे ज्यादा नहीं। 7 से 12 7 से 12 kg और बहुत सारे केसेस में उससे कम भी हो सकता है। लाइक अगर एट द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी आपका वेट लेट्स से 70 kg या 80 kg है, तो हो सकता है कि इतना भी वेट गेन ना हो, तो दैट वुड बी ओके। ठीक है, ठीक है, थोड़ा तेज बोल रहे हैं। अच्छा, ओके। और जो अंडरवेट, मोस्टली लड़कियां हमारे यहाँ अंडरवेट भी होती हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के ऐसे इलाके जो देही इलाके हैं उनमें लड़कियां बहुत छोटी भी होती हैं, अंडर एज और अंडरवेट दोनों होती हैं। तो उन लड़कियों के लिए कितना वेट गेन होना चाहिए? देखो, एवरेज वेट गेन यही है। अगर आपका प्रेग्नेंट होने से पहले आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। हमारे यहाँ जो एक होता है ना कि जैसे एक दफा जब प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद में फिर सारा कुछ खाना पीना शुरू होगा एंड ऑल, नहीं फर्क पड़ता। अगर आपकी पहले से हेल्थ अच्छी है, आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी होगा। अगर प्रेग्नेंट जब आपका वजन कम है और आप प्रेग्नेंट हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके बच्चे का वजन अच्छा नहीं बढ़ेगा। खासतौर से अगर 45 किलो से कम आपका वजन है ना प्रेगनेंसी के स्टार्ट में, अच्छा। बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपका बच्चा छोटा रह जाएगा ग्रोथ वाइज। ठीक है ना, मतलब प्रॉब्लम। और फिर उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, फिर बेबी में मेल डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब मुझे ये बताएं डॉक्टर साहबा कि हम जो कहते हैं जैसे ही कंसीव किया आपने, रिजल्ट पॉजिटिव आया, यहाँ से सास का प्रेशर, वहाँ से अम्मा का प्रेशर, और हम भी पता नहीं क्या समझते हैं कि क्या हो गया हमारे साथ, हम खाना खाना शुरू कर देते हैं, चाहे भूख हो या ना हो, 2 के लिए खा रहे हो, मैं तो अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। तो ये कितना दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने कहा ना कि पहले से अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, आपकी हीमोग्लोबिन अच्छी होनी चाहिए, आपका अदरवाइज आप हेल्दी होने चाहिए। प्रेगनेंसी होने के बाद में आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपको ज्यादा लग रहा है, बच्चे को तो वैसे भी जो कुछ आपसे लेना है वो ले लेगा। ठीक है ना, बच्चे ने तो ले लेना है, वो आपकी बॉडी से, आपकी हड्डियों में से वो कैल्शियम खींच लेगा। कमी होगी तो आपके पास होगी, बच्चे के लिए नहीं होती आमतौर पे। ठीक है ना, तो आपने खुद इसको अपने लिए जो आप खा रहे हैं ना एक्स्ट्रा, अगर मैं खवातीन की आसानी के लिए पूछूं, हर रोज कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेनी चाहिए? लोग तो ये होता है ना कि अगर एक औरत की 1500 रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं, छोटे वेट, थोड़ा वेट और छोटे कद के साथ, तो हम खाने शुरू कर देंगे 2500। देखो तो वो 1000 जो है वो जा रही हैं अलग। हाँ, मसला ये होगा ना कि जैसे जब आप किसी को कह रहे हो ना, तो आप कैसे कहोगे कि तुम इतनी 1000 कैलोरीज बढ़ा दो। आमतौर पे हमारे जो जनरल लोग हैं ना, वो कैलोरीज कैलकुलेट करके नहीं खा रहे होते है ना। जनरली आपका एक पोर्शन होता है जो आप खा रहे होते हो, उसी पोर्शन को आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो ट्रिक ये है कि आप जिस तरह खाते रहे हो उसी तरह खाते रहो। और मेरी कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं समझे, कोई आपको आज़ादी नहीं मिल गई है खाने की प्रेग्नेंट होते ही, है ना। फिर बाद में वजन लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जो अंधाधुंध गेन करते हैं ना, तो आपको डाइटिंग नहीं करनी है प्रेगनेंसी में। आप जिस तरह नॉर्मली खा रहे थे खाते रहो, थोड़ा सा हेल्दी साइड पे ज्यादा चले जाओ, है ना। दूध बढ़ा दीजिए, 250 से 300 कैलोरीज जो हैं वो ज्यादा ऐड कर सकते 500 तक आप आराम से एक्स्ट्रा कर लो, है ना। डिपेंड करता है कि आपका बेसलाइन कितना है उस हिसाब से। लेकिन वही बात है ना कि कैलोरीज आपको कोई कैलकुलेट करके दे या बताए, लेकिन ये नहीं हो रहा कि दूध जो है आप पियेंगे तो बच्चे की बोन्स बन जाएंगी उसमें। आपको दूध वो अच्छा, क्योंकि एक चला आ रहा है ना कि कैल्शियम देनी है, ठीक है, अपनी कैल्शियम इंटेक करें, अपने लिए करें, क्योंकि आपकी बोन से बच्चा तो ले रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स डॉक्टर साहब ये भी बहुत हो रहे होते हैं, खास तौर पर पेशेंट्स आती हैं अर्टिकेरिया के साथ कि रेड इरप्शंस हुई हुई हैं उसको, खास तौर पे जैसे जैसे एब्डोमेन बढ़ना शुरू होता है तो और स्ट्रेच मार्क्स भी आने लगते हैं, और जिसमें कि अर्टिकेरिया में तो बहुत खारिश भी होती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में एक्जिमा जो है वो उंगलियों पर शदीद किस्म का उन दिनों में नजर आता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी जरा स्ट्रेस होती है, आप चैलेंजिंग फेज में भी होते हो। तो इन सारी चीजों का क्या करना चाहिए? देखो, एलर्जी अगर हो रही है, एलर्जी के लिए हम एंटी एलर्जी दे सकते हैं।
ठीक है ना। और एंटी एलर्जी हम प्रेफर करते हैं कि जो पुराने टेस्टेड वाले हैं ना, लाइक जो नए वाले एंटी एलर्जी दवाएं आ रही हैं वो नहीं देना चाहते, इसलिए कि मुझे नहीं पता उसकी सेफ्टी कितनी है, वो लॉन्ग टर्म यूज नहीं हुई ना। जो पुरानी वाली है वो बहुत सारे अकाउंट्स में यूज होती चली आ रही है, ठीक है ना। तो उनका हमें फिर भी पता होता है कि ओके लॉन्ग टर्म में हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, सो वी कैन गिव देम। तो जो पुरानी वाली एंटी एलर्जी मेडिसिन है वो आप दे सकते हैं। दूसरे क्या है कि जो स्ट्रेच मार्क है वो प्रेगनेंसी का हिस्सा है ना। जैसे जैसे स्किन स्ट्रेच होती है अंदर से स्किन फटती है, जिसकी वजह से वो आपको निशान स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। स्पाइडर एंजियोमास हो जाते हैं, जो वेन्स के गुच्छे जो कहती हैं खवातीन अक्सर, तो वो भी बहुत लेग्स पे खास तौर पर जो डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं उस पे बहुत, उसमें जितना ज्यादा वो खड़ी होंगी उतना ज्यादा होगा। और आमतौर पे जिनको हो रहे होते हैं उनको हर प्रेगनेंसी में वापस आएंगे, और कुछ बहुत सारे होते हैं जिनको बाद में लॉन्ग टर्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो बेसिकली प्रेशर की वजह से हो रहे हैं। तो क्या ये डिलीवरी होने के बाद सही हो जाती है प्रॉब्लम या वैसे ही रहती है? आमतौर पे सही हो जाती है, बट बहुत सारे केसेस में परसिस्ट भी करती है। अच्छा, आगे भी उन्हें फिर होती रहेगी, कुछ अर्से बाद दोबारा शुरू हो जाएगी, आगे चल के 8-10 साल बाद वो होना शुरू हो जाएगी। जैसे वेरिकोज वेन्स भी होती है ना, जो नीचे वेन्स डायरेक्ट मोटी मोटी हो जाती है, वो आमतौर पे प्रेगनेंसी के दौरान होता है। प्रेगनेंसी खत्म होता है खत्म हो जाता है। अभी प्रेशर ये उन पेशेंट्स में शायद ज्यादा होता है जो बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती है। वेट गेन भी होता है, टेंडेंसी भी होती है। जिनकी वेन कमजोर होती है ना, उनमें अल्टीमेटली कभी ना कभी जाके वो बननी होती है। तो प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो आपको नजर आ जाती है, आपको पता होता है कि इनके वाल्व्स कमजोर हैं, इनमें आगे बनेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत आम कंप्लेन है जो किसी भी स्किन या एस्थेटिक क्लिनिक में पेशेंट आती है, पिगमेंटेशन। जी, ये मेरे पिगमेंटेशन शुरू हुई थी जब मैंने बच्चा कंसीव किया था, और अब तो मेरा बच्चा जो है वो 10 महीने का हो गया, और उसके बाद भी ये जा नहीं रही है। और फिर उनकी हिस्ट्री को तो पता चलता है, अच्छा ये पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करती थी कि बच्चा ना हो, उसके बाद वो गोरे होने की क्रीमें भी यूज करती थी। तो वो पिगमेंटेशन की एक्चुअल रीजन आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड क्या हो सकती है? देखिए, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन्स हैं, वो उनका प्रेगनेंसी का नोन एस्टैब्लिश साइड इफेक्ट है कि उसके साथ जैसे यहाँ पे पिगमेंटेशन हो सकती है, पूरी नेक काली हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वाली सवाल आप लोग बोल सकते हैं, पेपर पे ना दिखाएं। शाइना पूछ रही है कि हेयर कलर कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अच्छा, कर सकते हैं, हेयर कलर कर सकते हैं, पर्मिंग ना करें। पर्मिंग जिसमें केमिकल्स यूज होते हैं ना, वो ना करें। हेयर कलर कर सकते हैं, और हेयर कलर भी अब आजकल अमोनिया फ्री डाई वो यूज कर लें, ठीक है ना। तो डाइंग के अगेंस्ट कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं। हाँ, कोई इशू नहीं। ठीक ठीक है। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, पिगमेंटेशन के लिए कहा ना, देखो यू नीड टू बी, कहते हैं ना, अपनी स्किन का ख्याल रखना होता है, स्किन को शुरू से इसको लुक आफ्टर करना होता है। आपकी ड्राई स्किन है, आपको ख्याल ही नहीं है, आप बच्चों के पीछे, शौहर के पीछे, घर का काम फैलाना, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने का आपके पास टाइम ही नहीं है। अपनी स्किन को शुरू से लुक आफ्टर, एक दफ़ा स्किन में कोई निशान पड़ जाए, धब्बा पड़ जाए, सख्त हो जाए, कैरेटिनाइज हो जाए, उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। अगर आप पहले से अपनी स्किन को लुक आफ्टर करते हुए चले ना, उसको जैसे पिगमेंटेशन आपको थोड़ा सा भी ऑब्वियस हो और आपको लगे, तो आपको जरूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, आई एम श्योर कि आप लोग जो आयरन टेक है वो आपकी बेहतर होगी, मल्टीविटामिन्स ले रही होंगी, लेकिन और भी बड़ी रीजंस होती हैं। पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर रही होती हैं ये, या वही गोरा होने की क्रीम है, 50 और पिगमेंटेशन की प्रोडक्ट्स हैं। मेकअप है, मेकअप सारा सब स्टैंडर्ड मेकअप यूज करते हैं, उसके साथ भी बहुत कुछ हो रहा होता है ना स्किन को डैमेज। तो अपनी स्किन का शुरू से बहुत अच्छा सा ख्याल रखिए, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। और अच्छा, कुछ खवातीन स्किन ब्लीच भी करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट डू यू थिंक, ये ठीक है? ब्लीच वैसे किया जा सकता है वो स्किन के लिए, अदरवाइज जो डैमेज है वो अलग है, लेकिन प्रेगनेंसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रेगनेंसी में आप कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, और जैसे स्ट्रेच मार्क्स के लिए लोग कहते हैं कोका बटर, एक जमाने में बड़ा था ये, जो कोका बटर यूज कर लें, या कोई बेहतर, और हमने सुना है ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं कि जी ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत सही हैं, और हमारी बहनें वो लेकर आती हैं और वो यूज कर रही होती हैं, और वो सोचती है कि अब तो मुझे स्ट्रेच मार्क्स आएंगे नहीं, लेकिन द मोमेंट डिलीवर बेबी, और उसके बाद समझ में आता है कि ये मेरी बॉडी के साथ हुआ क्या है। तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्या करना चाहिए? वही एक्सेसिव वेट गेन नहीं होना चाहिए। जहाँ बहुत ज्यादा वेट गेन होता है वहीं पे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं।
एक मॉडरेट नॉर्मल वाला वेट गेन हो रहा है तो खैर है, ठीक है ना, थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे, यू कांट हेल्प इट, वो बनेंगे बन जाए जब आप डिलीवर हो जाए तो उसके बाद इस तरह की क्लिनिक्स में आके कॉस्मेटिकली ट्रीट आप करा सकते हैं, करा लें, ठीक है ना, इसके उसको लाइटन करने का होता है, वो वैसे भी जब डिलीवर हो जाते हैं ना डिलीवर तो लाइट तो दौरान वो बड़े पर्पल बड़े अगली से लग रहे होते हैं ना, कि देख के डर लग रहा होता है कि ये क्या हो गया, हाँ। लेकिन डिलीवरी के बाद में वो एक तो खुद ही कुछ अर्से में थोड़े ग्रे से हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर आप किसी लेजर से करा लें। अच्छा, ये जो खवातीन आके कहती हैं जी वो मैं प्रेग्नेंट तो हूँ लेकिन मेरी अम्मी कह रही थी प्रेगनेंसी में तो नूर आ जाता है, रोजी ग्लो वो रोजी ग्लो, वो मेरी अम्मी जो प्रेग्नेंट होती थी ना तो उस वक्त जो उनके पास ग्लो आता था वो मेरे प्रेगनेंसी में तो है नहीं, मैं क्या करूँ? तो कुछ पेशेंट्स में मेलानिन बहुत ज्यादा सिक्रीट भी होने लगता है, वो उनका रंगत जो है वो थोड़ी कम होने लगती है, तो आपका क्या मतलब रीजंस क्या होती हैं आपका कॉम्प्लेक्शन, क्या ऐसा कोई हमें मेडिकल साइंस में ये कोई ऐसी चीज मिलती है जिसमें ये विटनेस आप कर सकेंगे जी, विटनेस क्या है ये वो दे सकें कि प्रेगनेंसी में आपकी कॉम्प्लेक्शन थोड़ा नीचे चला जाता है? देखो पिगमेंटेशन हो रही है ना, पिगमेंट तो बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी नोन रीजन है। अब ये होता है ना आपका जो बेसलाइन स्किन कलर है उस पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा डार्कर साइड पर होता है उसमें डार्क और ज्यादा होता है, जो बहुत फेयर होते हैं शायद उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं नजर आता ना, लेकिन उनमें भी हो सकते हैं। हाँ। तो वो तो इंडिविजुअल्स हैं, हर एक का अपना अपना रिस्पॉन्स होता है। और अच्छा, आजकल मैंने देखा है जितना पेशेंट हर दूसरी लड़की जो इस क्लिनिक में आती है सवा नकल्स डार्क, पीसीओएस के प्रॉब्लम, ऑब्वियसली वो तो इनफर्टिलिटी को इंशाल्लाह हम किसी और वक्त में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसी भी प्रेग्नेंट लड़कियां होती हैं जिनकी उस हार्मोन की सर्ज की वजह से आई डोंट नो, तो वो उनके नकल्स डार्क होने लगते हैं, आंखों के नीचे बहुत सारे हल्के हैं, फिर टैग्स एस्ट्रोजन ऑब्वियसली इतना बड़ा हुआ होता है उन दिनों में लेवल, टैग्स आ जाते हैं, मोल ज्यादा, तिल उनके मुंह पे और मस्से आने लगते हैं, खासतौर पे नेकलाइंस भी उनकी आने लगती हैं, ठीक, इसकी क्या रीजन होती है? हार्मोनल ना डिफरेंट, मैंने कहा ना डिफरेंट लोगों की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है, हार्मोनल चेंजेस तो आ रहे हैं ना, और जिसमें टेंडेंसी होती है उसमें ज्यादा आपको नजर आता है, जिसमें जो लड़की है जिनकी टेंडेंसी नहीं है उनको नहीं प्रॉब्लम इस तरह का होता तो है। ये क्या डिलीवरी के बाद कम हो जाते हैं? बेहतर हो जाते हैं, लेकिन मेनी टाइम पूरे खत्म नहीं होते हैं, यू हैव टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ, ताकि ठीक है। उसको तो डॉक्टर साहब ये ऐसा हो सकता है कि जैसे हम लोगों के पास कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं पील और इस तरह की चीजें, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ली जा सकती हैं? देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना आप थोड़ा सा चाह रहे होगे कि बहुत ही जो अननेसेसरी, मतलब जो बहुत जरूरी है वो आप कराओ, बाकी आप नहीं कराना चाह रहे, ठीक है ना, तो इसलिए जो चीजें बहुत जरूरी हैं टेक देम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो नहीं है मे बी अवॉइड। ठीक, हमें नहीं मालूम कि किस चीज़ से क्या फर्क पड़ रहा है, किस चीज़ का क्या बाद में कोई इफेक्ट पता लग जाए ना, तो जो जरूरी है वो कर लो, जो चीज़ें ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है वो कर लें। ठीक है। हेयर फॉल का क्या है? हेयर फॉल के लिए मेडिसिन यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और स्किन कोई अच्छा, हेयर फॉल के लिए जैसे नॉर्मल बायोटिन वगैरह दी जाती हैं, जो इस तरह की मेडिसिन में चीज होती है, बेसिक कंटेंट उसका बायोटिन होता है, तो क्या वो दी जा सकती है? सी मिनरल्स भी देते हैं, कुछ फार्मर्स ने अपनी निकाली हुई है, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान यूज कर सकती है? और देखो विटामिन्स, एसेंशियल मिनरल्स ये सब ले सकते हैं, ठीक है। होम्योपैथिक या हर्बल मैं बहुत उसकी फैन नहीं हूँ, वजह ये तो उसमें मुझे पता ही नहीं है मैं क्या खा रही हूँ, ठीक है ना, तो जिस चीज़ का मुझे पता ही नहीं है फिर मैं उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं बता सकती, तो मैं उसकी मैं फैन नहीं हूँ। मैं कहती हूँ 2 महीने है ना वो थोड़ा कम ज्यादा करके गुजारे जा सकते हैं, बच्चे को ना एक्सपोज करो गैर जरूरी चीज़ों से। विटामिन्स बिल्कुल ले सकते हैं, मिनरल्स बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना, उनमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, बहुत सारी प्रेग्नेंट खवातीन जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं उनको ये बता दें कि कुछ तो अपने खुद भी आप लोग डॉक्टर आदि तो बन चुके होते हैं इतना कुछ देख देख के इंटरनेट पे, रेटिनॉइड्स या आजकल बड़ा ट्रेंड है कि स्किन को पील करने के लिए या वाइट करने के लिए वो दवाइयाँ या क्रीम या सीरम खुद ले लेती हैं, ओवर द काउंटर ले लेती हैं जाके, हाँ भाई गोरे होने की दवाई दे दो, वो प्रेगनेंसी में ये लोग यूज करना नहीं, प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। हाँ, और वाइट, और जैसे रेटिनॉइड है खासतौर पर वो अवॉइड करें, वो तो नोन है कि वो बच्चे में एबनॉर्मलिटीज कर सकता है, तो रेटिनॉइड ना इस्तेमाल वो मतलब ओरल तो नहीं, इवन टॉपिकल भी नहीं, वो भी अवॉइड वो भी करें। अवॉइड तो वो भी होता है ना, जी, तो वो भी होता है, तो ओरल तो बिल्कुल ही ना करें जी। और जो टॉपिकल है वो भी। अच्छा, बालों के जो ये सीरम वगैरह होते हैं, तो बालों के सीरम भी यूज कर सकते हैं या नहीं? स्ट्रेटनिंग वगैरह में जो आप लगा रहे हो तो वो यूजुअली आप रूट्स पे नहीं लगा रहे होते हैं। नहीं, मैं स्कैल्प के सीरम्स की बात कर रही हूँ जो कि हेयर फॉल के लिए दिए जा रहे होते हैं। नून कंटेंट, उनके कंटेंट्स पता है क्या है, उनके कंटेंट्स को देख लें, अगर वो कंटेंट्स प्रेगनेंसी में अलाउड है तो यूज करें, अदरवाइज अदरवाइज और जिस चीज़ के बारे में डाउट है वो ना यूज करें।
ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी में ना शायद हेयर फॉल होता है जी, बट वो मैं यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद जब आप अपनी हेल्थ रिगेन करते हो तो वो वापस आ जाता है। हाँ। ठीक है ना, एक बहुत सिंपल सी एक रेमेडी है कि आप थोड़ा हेड डाउन करो ताकि स्कैल्प को आपके ना ब्लड फ्लो बढ़ जाए। जी। तो कहते हैं उससे बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। हम्म। ठीक है ना, मतलब इसमें कोई वो भी नहीं है, कोई दवा लेनी पड़े या कुछ करना अच्छा, पड़े। मैं वेट से जरूर वेट के मुतालिक सवाल पूछना चाहूंगी। ये जो हम शुरू हो जाते हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, अब वो मुझे ना क्रेविंग हो रही है, मुझे तो गुलाब जामुन की क्रेविंग हो रही है, तो खीर की क्रेविंग हो रही है, तो मुझे गोश्त नहीं अच्छा लगता, तो ये सारे नखरे थोड़े से शुरू हो जाते हैं। नखरे कह रही हूँ, मुझे तो खवातीन बोलेगी क्या बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर साहबा कि इसमें कोई ये जो मिथ है कि जो दिल चाह रहा होता है, जिस चीज की कमी हो रही होती है वो बॉडी वो मांग रही होती है, ऐसा कुछ है या नहीं है? नॉट रियली, थोड़ी सी होता है ना, उल्टी मतली इतनी चल रही है, किसी भी चीज़ को दिल नहीं चाह रहा, फिर किसी भी अजीब सी चीज़ का दिल चाहने लगा, तो वो वाली क्रेविंग ऐसी वाली नहीं होती है। प्रेगनेंसी में आप सब कुछ खा सकते हो। ठीक है, आप अंडा अगर खा रहे हो ना, तो एक कुछ चीज़ें, अंडा खाओ तो अंडे की जो जर्दी है वो कच्ची नहीं खाइए। ठीक है ना, उससे आपको साल्मोनेला हो सकता है। तो आप क्या करो कि आप अंडे की जर्दी अच्छी सी कुक कर लो, फिर जितना दिल चाहे खाओ। ठीक है, कलेजी ना खाओ, हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है कच्ची कलेजी चबा रहे होते हैं। सारी अम्मियां और सासें तो कलेजियां खिला रही होती हैं। हाथों से कच्ची कलेजी को मुझे कुछ पेशेंट ने कहा कच्ची? हाँ, कलेजी को पीस के उसका कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के भी खा रहे होते हैं ना, ये समझ के कि उससे बहुत खून बनेगा लाल लाल, तो नहीं होता इसका। अच्छा, ये है शायद हाँ, हमारे ना कि सफेद नारियल खाएंगे तो सफेद बच्चा पैदा होता है। तो जब खा लो हो या ना हो, नारियल में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, नारियल का हर्ज नहीं है, लेकिन कच्ची कलेजी में तो हर्ज है। कलेजी में में अगर ओवेरियन सिस्ट हो जाए तो क्या उसके बाद वो निकाल दी जाए, तो क्या उसके बाद कंसीव कर सकते हैं? अगर देखो एक ओवरी में सिस्ट हो जाए, पहली बात तो ये कि ज्यादातर सिस्ट के लिए आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये बड़ा जुल्म है कि इतना सा सिस्ट होता है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है ना, जैसे अगर आप 35 से पहले समझ लें, अगर कोई छोटा मोटा 4-5 सेंटीमीटर का सिस्ट हो भी रहा है, आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर से कम के सिस्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यानी 35 से पहले उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। यू डोंट, आपको उनके पीछे मुस्तकिल अल्ट्रासाउंड हर दूसरे दिन एक अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, वो कराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज ये कि सिस्ट के लिए आमतौर पर जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमें खाली सिस्ट निकालना चाहिए। ठीक है, हमें पूरी ओवरी हरगिज़ नहीं निकालनी चाहिए। पूरी ओवरी बिल्कुल नॉर्मल मौजूद होती है, वो काम कर सकती है, खाली सिस्ट निकालना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादती है, जुल्म है कि जी पूरी ओवरी निकाल दी जाए। ठीक है, क्योंकि सिस्ट तो सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, एक तरफ एक बना फिर दोबारा बन जाएगा, फिर बन जाएगा, तो दूसरी ओवरी में बढ़ गया, वो भी निकाल दिया तो पता लगा आगे फिर बच्चा ही नहीं होगा। ठीक है, ओवरी पे कोई भी प्रोसीजर अगर आप कर रहे हैं, ओवरी का रिजर्व कम होता है। ठीक है ना, एक तो विद टाइम मतलब आप देखें तो पाकिस्तान में इनफर्टिलिटी का रेशियो इतना ज्यादा बढ़ गया है डॉक्टर साहब। आपका ये प्रोफेशन है, मेरी हर प्रैक्टिस में आई थिंक हम लोग हर रोज में दूसरी या तीसरी लड़की जो अंदर आती है स्किन के प्रॉब्लम से, उसको जब फाइंड आउट करो, चीजें भेजो, टेस्ट भेजो, पीसीओएस पे एंड अप होती है। ये इतना पॉलीसिस्टिक ओवरीज हर पाकिस्तान में दूसरी किसी लड़की को क्यों हो गया है? रीजन क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज है, एक तो जेनेटिक भी है, इसका बैकग्राउंड ना जेनेटिक भी है, तो जेनेटिक में भी और फिर फैमिली के अंदर शादियां होती गई, वो और बढ़ता चला गया। दूसरी चीज़ क्या हुई कि आपका जो डाइट है ना, देखिए मोर एंड मोर पहले हमारे मेरे बचपन में क्या, इवन जवानी में भी सिर्फ मिस्टर बर्गर हुआ करता था, और मोटापा इसी वजह से भी बहुत है जनरेशन। फास्ट फूड, अब हर दूसरी कदम के ऊपर आपको एक फास्ट फूड चेन मौजूद है। बच्चों ने पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, टैकोस खा लिए, जी सारा जंक खाते रहते हैं। तो वो लड़कियां भी खा रही हैं, लड़के भी खा रहे हैं। तो लड़कियों में स्पेशली फिर जाहिर है वो सारे जंक की वजह से आप वेट गेन करते हैं, तो उसकी वजह से पीसीओ अगर आपकी ऑकल्ट हल्की फॉर्म में भी होगा ना, तो वेट गेन की वजह से वो फौरन उभर के सामने आ जाएगा। जैसे कि अच्छा, और ऐसे पेशेंट्स में ना आप पीसीओएस के साथ ना आप जो है कंसीव कर पाते हैं, और ना वो इतना फाइट कर रही होती है बेचारी अपनी वेट से, लेकिन उसके बाद भी बावजूद भी इसका वेट कम नहीं होता। मुश्किल से कम होता है, मतलब इट्स एन अपहिल टास्क, मुश्किल से कम होता है लेकिन हो जाता है। मेरे कितने पेशेंट्स हैं जिन्होंने किया है, ठीक है ना, उसके लिए अब इवन सर्जरीज अवेलेबल हैं जिसमें कि आप वेट गेन जो आपको कंट्रोल करना है ना, सब कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं। एक पेशेंट ने मुझे कहा मैं तो कुछ भी नहीं खा रही, रसों में तो नाश्ता नहीं करती है ना, उसके बाद फिर मैंने उसे जब आगे मैंने उसे सवाल पूछने शुरू किया तो बोला चॉकलेट अच्छा वो भी नहीं खानी है। अच्छा आइसक्रीम वो भी नहीं खानी, 3 बजे रात को खाना भी नहीं खाना। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फाइब्रोएडेनोमस की ट्रीटमेंट ले सकते हैं, करवा सकते हैं या नहीं?
फाइब्रोएडिनोमास की ट्रीटमेंट। फाइब्रोएडिनोमास मतलब फाइब्रॉइड्स या ब्रेस्ट के फाइब्रोएडिनोमास, इनसे पूछे ब्रेस्ट में, ये ब्रेस्ट में है या ये नहीं लिखा मैंने। देखो ब्रेस्ट के फाइब्रोएडिनोमा बिनाइन होता है, आमतौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा होता है, तो अगर कोई मसला नहीं है उस पर तो छोड़ दीजिए। और इसी तरह जो अगर यूट्रस वाले फाइब्रोएडिनोमा, लेकिन फिर भी अगर ब्रेस्ट में फॉलो अप प्लीज कराते रहे, 6 महीने बाद दिखाते रहे। अगर ये यूट्रस का पूछ रहे हैं तो यूट्रस का फाइब्रॉइड अब प्रॉब्लली ये पूछ रहे होंगे कि सीजर के टाइम पे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, वो सीजर के टाइम पे नहीं निकालते, बहुत बीट करते हैं। अच्छा है ना, अगर ये वो पूछ रही है तो पीसीओएस के बहुत सवाल हैं, वो हम बाद में एक सेशन करेंगे। पीसीओएस का हम बाद में सेशन करेंगे। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज आप इस वक्त मैसेज देना चाहें वो सारी खवातीन को जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं, और वेट या फिर स्किन और बालों के हवाले से कुछ भी आप उन्हें बताना चाहें। भाई देखो, पहले तो प्रेग्नेंट होने से पहले अपना ख्याल करो, प्रेगनेंसी के दौरान भी करो, बाद में भी करो, ठीक है ना। प्रेगनेंसी इज नॉट द ओनली टाइम के जिसमें कि आपको अपनी केयर करनी है। दूसरी ये कि हेल्दी ईटिंग इज द की। जरूरी नहीं है कि आप 2 लोगों के लिए खाओ, 1 के लिए खाओ, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ानी है बट खाना डबल नहीं करना है, ठीक है। और साथ में आप क्या करो कि ठीक, एक सवाल पेपर दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस हैं ये लगा सकते हैं या नहीं? ग्लूटाथ है वी डोंट हैव एनी लॉन्ग। अच्छा, कोई स्टडी? हाँ, लॉन्ग टर्म स्टडी अब में भी आप कर रहे हो। नहीं, मैं प्रेगनेंसी के दौरान जो आता है क्लिनिक में सवाल ही नहीं पैदा होता लैक्टेटिंग और प्रेगनेंसी, क्योंकि हमें कोई ऐसी ऑथेंटिक स्टडी अभी तक इसके ऊपर नहीं है। अदरवाइज ग्लूटाथियोन एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स को थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है कभी आज से 5 साल बाद कोई स्टडी आ जाए हमने उन बच्चों के साथ क्या कर दिया उस वक्त तक, तो एक तरह के अवॉइड कर सेफ रहना बेहतर है ना। जी, बाद में सॉरी बाद में कर लेना। लास्ट क्वेश्चन, एक ओवरी के साथ कंसीव कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, एक ओवरी के साथ, एक ट्यूब के साथ बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू जी। इंशाल्लाह फिर एक और सेशन में इसी तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मुलाकात